बच्चों नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में दो लेसन पढ़े नंबर सिस्टम के। एक तो रोमन सिस्टम के बारे में पढ़ा और दूसरा अपन ने बाइनरी को दशमिक में चेंज करना और दशमिक को बाइनरी में करना। बाइनरी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है 0 और 1, उसके बाद है एक ऑक्टेल अष्टाधारी, एक हेक्साडेसिमल 16 आधार इसका, इनके बारे में पढ़ा अपन ने। आज अपन नंबर सिस्टम का तीसरा भाग शुरू कर रहे हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, किसको किस नाम से जाना जाता है और इन संख्याओं पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी बातों पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स का भाग है। सबसे पहले उनका है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसमें एक वास्तविक संख्या होती है और एक काल्पनिक संख्या होती है, दोनों का मिला जुला रूप, जो इस तरह होती है x प्लस आयटा y के रूप में। कैसे? जैसे मान लीजिए एक x है, एक आयोटा y है, तो ये तो है वास्तविक संख्या और ये है काल्पनिक संख्या। ये जो आयोटा है इसको हम बोलते हैं काल्पनिक रूप। अच्छा देखिए, वास्तविक और काल्पनिक। अब इसमें अपन पहले देते हैं ये जो आयोटा है ये क्या चीज़ है। आयोटा कैसे बनता बच्चों? देखिए, जैसे मान लीजिए जो काल्पनिक संख्या है वो होते हैं रूट के अंदर जो नेगेटिव है, जिनका अपन मान ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे -4 है, इसकी वैल्यू अपन नहीं जानते हैं। अब इस -4 को लिखना है मान लीजिए, तो अपन लिखते हैं कि भाई क्योंकि अपन 2 को 2 से इंटू करेंगे तो भी 4 आएगा और -2 को -2 से करेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब है 4 का जो वर्गमूल है वो +2 या -2 हो सकता है, लेकिन -4 का वर्गमूल नहीं होता है। तो नेगेटिव के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो इन संख्याओं को अपन काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और इसको अपन इस तरह लिखते हैं कि 4 आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट, जिसका जो वर्गमूल होगा वो होगा ±2 आयोटा, +2 आयोटा प्लस का या माइनस का। क्योंकि जिसे मान लो 2 आयोटा को अपन 2 आयोटा से इंटू करेंगे तो ये होगा 4 आयोटा स्क्वायर। और जो आयोटा स्क्वायर है, जो आयोटा स्क्वायर है इसकी होती है -1, -1। इसलिए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -4। तो रूट का मतलब होता है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा की जो क्यूब है वो हो जाएगी आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा, इसका अर्थ है माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4 है, ये हो जाएगी +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा +1। तो आपको काल्पनिक संख्या में इतनी बेसिक बात तो मालूम होनी चाहिए कि काल्पनिक संख्या होती कौन सी है। काल्पनिक संख्याएं वो होती है जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अब ये रूट के अंदर नेगेटिव में चाहे -536 है तो ये भी अपने आप में एक काल्पनिक संख्या है, या -2 है तो भी काल्पनिक संख्या है। रूट के अंदर नेगेटिव है उसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और ये जो आयोटा है ये इस नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो 4 आयोटा स्क्वायर कर दिया अपन ने और इसका हो गया +-2 आयोटा। तो आयोटा, आई को बोलते हैं आयोटा। तो आपको इतना तो ध्यान में होना ही चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है। मान लीजिए आपसे पूछे जाए कि आयोटा की पावर 62 की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे कहते हो कि आयोटा की पावर 4 × 15। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आयोटा की पावर 4 तो होती है 1, आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1, और यहाँ बच गया 15 × 4 60 और आयोटा स्क्वायर बच गया। अब आयोटा की पावर 4 होती है 1 और 1 की पावर 15, ये हो जाएगी 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो फाइनली क्या आंसर आ गया -1।
तो आयोटा की पावर 62 की वैल्यू क्या होगी, तो जो 4 के गुणा में है ना उसकी वैल्यू तो 1 होगी। तो अपन जानते हैं 62 के अंदर जो 60 है उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसका मतलब है आयोटा की पावर 60 तो 1 हो गई, अब बची 2 और आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आयोटा की पावर 62 पूछे अपन से तो अपन बिल्कुल आराम से इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, क्या होगी -1। तो ये थी आपकी काल्पनिक संख्या के बारे में। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या खुद 2 टाइप की होती है, एक तो होती है रेशनल, एक होती है इररेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या 2 भागों में है, रेशनल और इरेशनल। अपन बात करते हैं पहले इरेशनल की, कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिन संख्याओं की वैल्यू सीमित नहीं होती है, या जिनको किसी ग्राफ की लाइन पर अपन डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद चलती ही जा रही है, उनमें न तो कहीं पुनरावृत्ति है और न कहीं इनका एंडिंग पॉइंट है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद चलती ही जा रही है, उन सबको अपन क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती है। अब बात करते हैं अपन लोग इरेशनल के बारे में। तो अपरिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √2 की वैल्यू अपन नहीं जानते हैं। √2 का मान 1.414 आगे चलता ही जा रहा है। अब इसमें न तो कहीं पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति का मतलब है एक सीक्वेंस रिपीट हो जाए, तो ऐसा कहीं भी नहीं है, और न ऐसा कोई एंडिंग पॉइंट है कि हाँ भाई यहाँ तक ये खत्म हो गया हो। तो न तो ये संख्याएं खत्म हो रही है और न कोई एंडिंग पॉइंट, इसका पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये जो संख्याएं हैं ये कहलाती है अपरिमेय संख्याएं। तो वर्गमूल के अंदर वो सारी संख्याएं परिमेय है, अपरिमेय संख्या हैं जिनका अपन वर्गमूल पूरा पूरा नहीं जानते हैं, वो सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू भी अभी तक चलती जा रही है, और कहते हैं 58 डिजिट ज्ञात कर चुके हैं, और कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है। तो जो पाई है वो है 3.14 एग्जैक्ट नहीं है, ये मान चलता ही जा रहा है। इसमें न तो कहीं पुनरावृत्ति है और न ही कहीं इसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अपरिमेय संख्याएं, इररेशनल नंबर वो होती है जिनका वर्गमूल में अपन पूरा पूरा मान नहीं जानते। और दूसरा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है बच्चों कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जानकारी आपको अपरिमेय संख्या, इररेशनल के बारे में होनी चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर खुद 2 टाइप के होते हैं। रेशनल में या तो पूर्णांक संख्या होती है या संख्या भिन्न में होती है। भिन्न में मतलब दशमलव में होती है। अब पूर्णांक संख्याएं खुद 3 टाइप की होती है, 1, 2 और 3। पहले बात करें अपन फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन का मतलब है जो a/b के रूप में हो, जहाँ पर अपन b को कोई भी 0 नहीं मानेंगे, b नॉट इक्वल टू 0 हो, वेर b नॉट इक्वल टू 0 हो, इनको अपन कहते हैं ये a/b की फॉर्म हो। अच्छा, ये दशमलव के रूप में हो सकती है फ्रैक्शन में, जो बटे में संख्या आती है उनको बोलते हैं फ्रैक्शन। और इधर बात करें मान लो अपन पूर्णांक की, तो पूर्णांक संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण हो। अब पूर्ण कैसे होती है, 0 भी पूर्ण है, 1 भी पूर्ण है, 2 भी पूर्ण है, -1 भी पूर्ण है, -2 भी पूर्ण है, इस तरह। तो अपन इनके पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो धनात्मक है और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक तो आती है 1, 2, 3, 4 इस तरह, जहाँ तक सर अपन लोग ये सारी संख्याएं हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव में -1, -2, -3, -4 ऐसे, ये जो है ये है नेगेटिव पूर्णांक। अच्छा,
इस पे क्या क्वेश्चन आता है पूर्णांक में? पूर्णांक में आता है कि सबसे बड़ी नेगेटिव पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी नकारात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी नेगेटिव पूर्णांक कौन है? माइनस का 1, ये सबसे बड़ी है नेगेटिव के अंदर, क्योंकि माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ये सब तो इससे छोटे हैं बच्चों। तो माइनस का 1 सबसे बड़ी नेगेटिव पूर्णांक है। और इधर जो आता है वो आता है सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या तो वो आएगी प्लस की 1। नेगेटिव में सबसे बड़ी है, नेगेटिव में तो सबसे बड़ी है और पॉजिटिव में सबसे छोटी है, तो इन दोनों पे क्वेश्चन आता है। अच्छा, 0 न तो धनात्मक आता है न नेगेटिव आता है। इसके लिए एक संख्या और होती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है? 0 और इंक्लूड होता है, तो पूर्ण संख्या में बोलते हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n तक जो नंबर है इनको बोलते हैं अपन लोग पूर्ण संख्या। इस तरह अब पूर्ण संख्या खुद दो भागों में बढ़ती है बच्चों। कौन कौन सी? एक तो प्राकृत संख्या और एक 0। प्राकृत संख्या में क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है आपकी 1, 2, 3, 4, 5 जो भी पूरी संख्या है प्राकृत है। कहते हैं प्रकृति की देन है प्राकृत संख्या। कैसे? शुरू में एक आदमी था, एक आकाश था, एक पृथ्वी थी, तो एक तो शुरू में था, एक तो मतलब जब मानव का उद्भव हुआ उससे पहले एक तो था, एक चंद्रमा, एक आकाश, एक पृथ्वी, एक आप, एक मैं। फिर आदमी को जैसे जैसे आवश्यकता हुई उसने खोज की, एक और एक, एक और एक और एक, एक और एक और एक और एक, ऐसे चलता रहा। फिर उसने नाम दिया कि एक और एक तो 2 होता है, एक और एक और एक 3 होता है, एक और एक 4 होता है। ये कई साल लग गए अपन को। ऐसा नहीं है कि 5-10 साल में संख्या बन गई, नहीं, कई 100 साल लग गए तब जाके ये नंबर्स बने हैं। तो जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे प्राकृत नंबर बनते गए और आदमी आगे डेवलप होता गया, तो उनको प्रकृति देन मानते हैं। और 0 को पहले बोलते हैं खाली, जिसके पास कुछ हो ही नहीं उसको नाम क्या दिया? खाली। तो ये 0 है। तो होल नंबर 2 टाइप के हैं, एक तो प्राकृत संख्या और एक 0। एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है पर प्राकृत नहीं है? कौन है? 0। ये 0 जो है ये पूर्ण संख्या में तो है लेकिन 0 प्राकृत में नहीं है। तो 0 एक पूर्ण संख्या है पर 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। इसके बाद बात करें अपन लोग तो नेचुरल नंबर को 2 भागों में बांटा अपन ने, या तो सम या विषम। जो संख्याएं 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, डिविजिबल है, वो तो है सारी इवन सम संख्या। और जिनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है, 2 से अभाज्य, 2 का भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्या क्या हो गई? वो सारी विषम हो गई। या अपन यूँ कहते हैं कि जिनकी इकाई का अंक है, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वो तो है सम संख्या। और जहाँ इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 है वो है विषम संख्या। तो सम और विषम इसको भी बने 2 भागों में बांटा नेचुरल नंबर को। अब इसके अलावा हम बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो देखिए सम संख्या और विषम संख्या 2 भागों में बांट दिया, और ये केवल अपन डिसाइड किया 2 के पहाड़े से कि जो 2 के पहाड़े में आती है वो सारी सम संख्या है और जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है वो विषम संख्या है। अब प्राकृत संख्या को अपने अलग भागों में और बांटा, वो कौन सी है? भाज्य और अभाज्य। कुछ संख्याएं भाज्य हैं, कुछ संख्याएं अभाज्य हैं। तो भाज्य और अभाज्य कौन कौन सी है? देखिए अपन सिंपल लिखते हैं, मान लीजिए 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2 और 1। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 10 का जा रहा है। या आप सिंपल देख लो कि भाई खुद के और 1, भाई खुद का भाग तो सब में जाता है और 1 का भाग सब में जाता है, तो 1 और खुद को छोड़ दो आप, बाकी किसी संख्या का भाग जाता है तो वो सारी अभाज्य संख्या है, और नहीं जाता है तो अभाज्य है। तो 10 की बात करें मान लो अपन, तो 10 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 × 5, 9 के हो रहे हैं 3 × 3, 8 के 4 × 2, 6 के 2 × 3, 4 के 2 × 2। इसका अलावा इन संख्याओं के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। अब बात करें अपन 1 की, तो 1 के देखो क्या टुकड़े हो रहे हैं, 1 × 1। अब 1 का भाग नहीं जाना चाहिए और स्वयं का नहीं जाना चाहिए, तो ये 1 तो खुद हो गया और ये स्वयं हो गया। इसलिए अपन 1 को अपन ये नहीं कहते हैं कि ये भाज्य है, 1 भाज्य है, ये अपन नहीं कह सकते। तो 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है, क्योंकि यदि 1 को अपन भाज्य मानते हैं तो 1 का भाग सब में जाएगा तो सारी भाज्य हो जाएगी, और 1 को अभाज्य मानते हैं तो भी 1 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ने 1 का डिसाइड किया कि 1 जो है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, क्योंकि 1 के अपन गुणनखंड करते हैं तो दोनों समान गुणनखंड हो रहे हैं। यदि 2 गुणनखंड अलग अलग होते तो अपन कहते हैं हाँ ये अभाज्य है, 2 अलग नहीं होते। कैसे? जैसे मान लीजिए अपन कहते हैं 7 के गुणनखंड होते हैं 7 × 1, हालांकि एक तो 7 खुद है, एक मान लो, तो इसके 2 अलग अलग गुणनखंड है, तो हम कहते हैं भाई इसके खुद के और 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 5 में क्या हो रहा है, 5 × 1, 3 में 3 × 1, 1 में ऐसा नहीं है, इसमें दोनों ही फैक्टर समान है, 1 और 1। तो सबसे पहले तो अपन कहा कि 1 न तो भाज्य न अभाज्य, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। न तो भाज्य न अभाज्य, भाज्य बोलते हैं कंपोजिट और अभाज्य बोलते हैं प्राइम। तो सबसे पहले 1, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 1 किस प्रकार की संख्या है, तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। हाँ, एक विषम संख्या जरूर है, क्योंकि 1 इसमें सम और विषम तो है, पर भाज्य और अभाज्य की बात आती है तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब 1 को छोड़ दें तो सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अच्छा सुनिए, ये जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य है, और केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है। ये 2 केवल एक ही सम संख्या है, केवल एक ही सम संख्या जो अभाज्य है। जी, तो केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आपको 2 के बारे में जानकारी चाहिए कि 2 सबसे छोटी अभाज्य है, और सम संख्याओं में केवल एक ही अभाज्य है जो 2 है। 3 अभाज्य तो है, और विषम संख्या में सबसे छोटी है। सबसे छोटी तो नहीं है, पर विषम संख्याओं में सबसे छोटी है। तो इसी बात में देखो 5 भी है, 7 भी है, पर विषम संख्याओं में 3 से पहले कोई भी अभाज्य नहीं है। तो 3 सबसे छोटी अभाज्य है विषम संख्याओं में। विषम संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य
संख्या। 3 विषम संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य। तो पहला ऑप्शन बनता है एक कैसी है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है, वो है 2। 3 विषम संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि 4 के फैक्टर होते हैं बच्चों 2 × 2। पहली संख्या ये है 4, 4 × 1 भी होते हैं, 2 × 2 भी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। इसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। तो इन चारों पर ही बच्चों कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद देखो अभाज्य संख्या माने के मान लो तो 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 में 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से 100 में 10 होती है, तो 10 और 15 25, और 1 से 200 तक 46 अभाज्य होती है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 101 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1009 1009। ये 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। चार अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। तो बच्चों ये सभी एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में आ चुके हैं। अपन एग्जाम में ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ बातें होती जो हमें याद होनी चाहिए। तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य है। कौन कौन सी देखो आप, सबसे छोटी अभाज्य 2 है, फिर 3 है, 5, 7, 11, 11 के बाद 13, 17, 19 के बाद 23। ये कुल 9 अभाज्य संख्या है 23 तक। और आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जोड़ क्या होता है? 100 होता है। तो इन सब का जोड़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि इनका जोड़ कितना है? 100 है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि आपको ध्यान में हो कि प्रथम 9 का जोड़ 100 होता है तो 100 में आप 9 का भाग दोगे और एवरेज निकालोगे, तो इस तरह कई जगह काम आता है। और प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 23 तक आती है। 23 के बाद अगली अभाज्य है 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, 43 और 47। तो कुल मिला के अपन ये कहें तो 1 से 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य है, जिनमें प्रथम 9 का जोड़ कितना है? 100 है। ये प्रथम 9 का जोड़ है 100। इसके बाद देखिए 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती है। कौन कौन सी?
देखो 53 अभाज्य है, 53 के बाद में 59 अभाज्य है, 61 अभाज्य है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। ये 10 अभाज्य संख्या है जो 50 से 100 के बीच में है। तो 1 से 50 तक 25 अभाज्य होती है और 50 से 100 10 अभाज्य होती है, और ये सारी मिला के कितनी हो गई 25 अभाज्य संख्या हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। देखो 50 और 60 में 2 अभाज्य है, 60 और 70 में 2 अभाज्य है, 70 से 80 में 3 अभाज्य है, 80 और 90 में 2 है और 90 और 100 में 1 है। तो आप कहते हो 2 2 3 2 और 1, यहाँ अपन कहते हैं एडजस्ट हो गई, मान लीजिए बाकी सब में 2 2 ही है, केवल 70 और 80 में 3 है और यहाँ 1 बढ़ने से 90 और 100 में 1 कम हो गई। तो कई बार इसमें क्वेश्चन आते हैं कि 80 और 90 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल क्या होगा। यदि आपको ध्यान में हो कि 80 और 90 में 83 और 89 होते हैं तो आप आराम से गुणा कर सकते हैं। नहीं ध्यान में होगा तो आप सोचोगे एग्जाम में, तो अपना टाइम कंज्यूम होगा। तो अपन को 100 तक तो अभाज्य मालूम होनी ही चाहिए। 101 3 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य है और 109 4 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं जैसे मान लीजिए 3 अंकों में छोटी संख्या 101 है, ये ठीक है मान लीजिए। अब ये प्राइम जो नंबर होते हैं इनमें होते हैं ट्विंस प्राइम। कौन से? ट्विंस प्राइम। अच्छा, ट्विंस प्राइम कौन से होते हैं? जो अभाज्य संख्याएं 2 के गैप पर हो। कैसे? जैसे 3 और 5 है, ये ट्विंस प्राइम है। 5 और 7 है, ये ट्विंस प्राइम है। 11 और 13 है, ये ट्विंस प्राइम है। तो जिन संख्याओं में 2-2 का अंतराल होता है उनको बोलते हैं अपन लोग ट्विंस प्राइम। 2 के गैप पर जो होती है अभाज्य संख्याएं उनको। ये 1 से 100 तक 8 पेयर है। 1 से 100 तक कुल कितने हैं? 8 पेयर है। 1 से 100 तक कुल 8 पेयर है बच्चों ट्विंस के। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अच्छा, लगातार संख्या में जो पेयर का है पेयर है वो एक ही है, 2 और 3 का। लगातार संख्या में ये एक ही जोड़ा है जो प्राइम नंबर है 2 के बाद 3। बाकी इसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं है कि लगातार 2 संख्याएं अभाज्य हो। केवल एक ही जोड़ा है 2 और 3 का जो अभाज्य है। तो आपने देख लिया, ट्विंस प्राइम देख लिया और लगातार अभाज्य संख्याओं में देख लिया। इसके बाद देखिए प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा अपन ने। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इनकी बात करें अपन लोग तो इसे मान लीजिए 1 2 3 4 अप टू मान लीजिए n तक प्राकृत संख्या है। और ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालना अपन को। तो इसके लिए फॉर्मेट होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये 1 से लेके n तक प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मेट है। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 से लेके 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का अपन को जोड़ चाहिए मान लो। तो अपन वैसे करेंगे, मान लो कि 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 तो लंबा मेथड हो जाएगा। तो अपन इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं कि साहब क्या है, लास्ट संख्या क्या है 100 इंटू n प्लस 1 क्या हो गया अगली संख्या 101 बटे 2। 2 से आप काटोगे 50 बार तो 5050। देखो 1 से 100 तक अपन ने संख्याएं ज्ञात कर ली। अपन इस फॉर्मेट को इस तरह कह सकते हैं कि अपन ने जो लिया है वो क्या लिया है कि भाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या है नहीं है क्या क्या बने कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। ये तो हो गया औसत,
और कितनी राशियां हैं, कितनी संख्याएं हैं, उनको इंटू कर दिया, इंटू राशियां या क्वांटिटी, इस तरह। तो प्रथम तो हो गया आपका 1, ये 100 हो गया, तो ये हो गया 101/2 इंटू कितनी राशियाँ हैं 100। तो अपन इससे भी बता सकते हैं, ये जो चीज़ है ना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये आपका औसत है। क्या है ये? औसत है। तो अपन ने इन संख्याओं का एवरेज निकाल के अपन गुणा कर दिया कि भाई कितनी राशियाँ हैं, तो उससे भी अपन योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कहाँ कर सकते हैं? जहाँ भी बराबर अंतराल हो। तो जहाँ संख्याओं में बराबर अंतराल हो तो औसत को अपन ने नंबर ऑफ क्वांटिटी कि कितनी राशियाँ हैं उससे इंटू करेंगे तो भी कुल जोड़ आएगा। तो 1 से n तक सभी राशियों का जोड़ n इंटू n+1/2 से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग। प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग। प्राकृत वर्ग संख्याओं योग कैसे हैं? जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू मान लीजिए n का स्क्वायर, ये है मान लो। इन सब का जोड़ निकालना अपन को, तो अपन उसी फॉर्मूला काम लेंगे कि n इंटू n+1/2 तो होगा ही, साथ में इन दोनों का योग और आएगा, इसका और इसका। तो ये n और n 2n+1/2 तो पहले इंटू 3 हो जाएगा, तो कुल लगे 6 हो जाएगा। तो आपको प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो आपको इस फॉर्मेट को ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट क्या है बच्चों? ये फॉर्मेट ये है कि ये n है ना, ये तो आएगा ही, ये अगली संख्या है इसकी, और ये इन दोनों का जोड़ है और बट्टे 6। कैसे? देखो आप 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू मान लो 20 का स्क्वायर। अपन को 20 तक सभी वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यदि अपन ऐसे ज्ञात करते हैं कि 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे अपन बचने के लिए क्या करते हैं? इस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। फॉर्मेट क्या है? जैसे 20 तक है मान लीजिए, तो जो n है ना, ये आपका लास्ट पद हो गया 20, n+1 है अगली संख्या, तो 20 और 20 की अगली क्या हो गई 21। उसके बाद देखिए दोनों का जोड़ 41, 20 और 21 41, और अपन n को काम लेते हैं, तो 20 20 रे 21, 20 दूनी 40 रे 1 41, और बटे में क्या आएगा 6। अब 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, और 2 से 10 बार। अब देखो इंटू करते हैं, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0। तो 1 से 20 तक वर्ग अपन कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं, यदि अपन को ये फॉर्मेट ध्यान में हो। फॉर्मेट बड़ा सिंपल है, जिस संख्या तक वर्ग ज्ञात करना है वो संख्या आएगी, उसकी अगली संख्या आएगी, दोनों का जोड़ आएगा और 6 का भाग देंगे। 6 फिक्स है बच्चों फॉर्मेट के अंदर, केवल n चेंज होगा बस। हो सकता है यहाँ 20 से 30 आ जाए मान लो, तो 30 30 रहेगी 31, 30 दूनी 60 61 बटे 6 आ जाएगा। तो यह है प्राकृत वर्ग संख्याओं के योग का फॉर्मेट। इसके बाद आपको ध्यान में होना चाहिए प्राकृत घन संख्याओं का योग का फॉर्मेट। घन होती है बच्चों क्यूब, प्राकृत घन संख्याओं के योग। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 है, और 10 का क्यूब 1000 है। अपन चाहते हैं इन सब का योग क्या होगा, प्लस क्या होगा। तो आपको यदि फॉर्मेट याद है, मान लीजिए कि भाई 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अप टू n का क्यूब, और ये फॉर्मेट इसका है n इंटू n+1/2।
ये जो फॉर्मेट कौन सा है, जो प्राकृत संख्या का जोड़ का फॉर्मेट था, बस इसमें केवल आपको वर्ग करना है। तो वर्ग करने से आपको क्यूब का योग प्राप्त होगा। जैसे यहाँ 10 है मान लीजिए, तो 10 इंटू 11/2 का क्या करोगे, वर्ग करोगे। अब देखो 2 का भाग 10 में दोगे 5 बार, 11 को 5 से इंटू करोगे 55, और 55 का वर्ग, 55 का वर्ग आप जानते हो, बेसिक में पढ़ा अपन ने, 5 का 25, 5 अंग 30, मतलब इकाई में जो 5 है उसका तो वर्ग आएगा, और जो दहाई में 5 है उसको एक ज़्यादा से इंटू करेंगे, तो 3025। तो अपन ने 1 से लेके 10 तक क्यूब का योग भी कर लिया। तो 1 से 10 तक क्यूब करना अपन को, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद नंबर सिस्टम अपन देखिए, मान लीजिए तो आपको संख्या कोई भी दे रखी है, मान लो उसका अंकित मान और उसकी जो नेज वैल्यू है उसके बारे में मालूम होना चाहिए। एक होता है बच्चों स्थानीय मान, और एक होता है अंकित जो लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए एक संख्या है 2 3 5 6 8। अब बच्चों स्थानीय मान क्या होता है, जिसमें स्थान का बोध होता है। जैसे ये 8 है, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 होगा। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60। 5 का स्थानीय मान, 5 इकाई दाई और सैकड़ा पर है, तो इसका हो जाएगा 500। 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ पे, इकाई दाई सैकड़ा 1000 पे है, तो 3000। 2 का स्थानीय मान 20000, मतलब किस स्थान पर है उसको बोध कराते हैं। तो स्थानीय मान बिल्कुल क्लियर है, यदि इकाई पे है तो वही आएगा, दहाई पे है तो दहाई के अंक को 10 से इंटू कर दो, सैकड़ा पे है तो जो सैकड़ा पे अंक है उसको 100 से इंटू कर दो। जैसे यहाँ 5 है तो 5 इंटू 100 500 हो गया। यहाँ 3000 के स्थान पे है तो 3000 हो गया। यहाँ ये 10,000 के स्थान पे है तो 20,000 हो गया। तो इनको अपन बोलते हैं स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होता है, अंकित मान जो अंकित है उसी को बोलते हैं अंकित मान। जैसे 8 का अंकित मान 8 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा। तो समझना इतना ही है कि स्थानीय मान में तो किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पे है तो 1 से इंटू कर लो, दहाई के स्थान पे है तो 10 से इंटू कर लो, सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से इंटू कर लो, तो वो तो होगा स्थानीय मान। और अंकित मान होगा जो वैल्यू है किसी भी अंक का अंकित मान वही होता है। 7 का अंकित मान 7 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अपन से कि 3 5 6 2 और 8, इसमें 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में कितना अंतर है। 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। अब 6 का स्थानीय मान देखिए कितना होगा, 600, क्योंकि इकाई दाई सैकड़ा है तो 600 होगा। और 6 का अंकित मान क्या होगा, 6 होगा। तो कितना अंतर हो गया दोनों में, 594, 594। तो कई बार आपको स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में बात करें तो आप इस तरह करोगे। इसके बाद थोड़ा सा और देखिए, जैसे अपन कहा 235.68 है मान लीजिए, अपन ने 5 का स्थानीय मान कहा भाई 5 है, 3 का स्थानीय मान अपन कहा भाई 30 है, 2 का स्थानीय मान अपन कहा 200 है। तो अपन ने क्या किया, एक तरह से इस 5 को 235 इसको अपन ने
10 की पावर 0 से इंटू किया, इसको अपन ने 10 की पावर 1 से इंटू किया, इसको अपन ने 10 की पावर 2 से इंटू किया। तो 10 की पावर 2 से इंटू किया तो ये तो हो गया आपका 200, ये हो गया 30 और ये हो गया 5। अब ये दशमलव के बाद में है 6 और 8, अपन को इनका चाहिए स्थानीय मान। तो जो 6 है इसको हम इंटू करेंगे 10 की पावर -1 से। क्यों, देखो 10 की पावर 0 1 2 इधर तो बढ़ते हुए क्रम आएगी, तो उधर किस में आएगी, घटते हुए क्रम में। तो यहाँ 10 की पावर -1, यहाँ क्या आएगी 10 की पावर -2। अब 6 का चाहिए मान लो, तो 6 को आप 10 की पावर -1 से करोगे, मतलब 1/10 से, तो ये आएगा 0.6। 8 को आप करोगे तो 8 के लिए आप क्या करोगे, 8 को आप 1/100 से करोगे, क्योंकि 10 की पावर -2 क्या होती है, ये 1/100 होता है बच्चों। तो ये आएगा 0.08। तो आपको ध्यान में होना चाहिए स्थानीय मान। जैसे मान लीजिए अपन इनका निकालते तो ठीक है, पॉइंट के बाद में है तो 0.6 है तो 0.6 हो गया, 0.68 है तो 0.08 हो गया, 6 के स्थान पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपको स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। कई बार छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि भाई इसका स्थानीय मान क्या होगा या इसका अंकित मान क्या होगा, तो उस केस में अपन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, एक है परफेक्ट नंबर, सही संख्या। परफेक्ट नंबर सही संख्या, नाम से किधर है। अच्छा, परफेक्ट नंबर क्या होता है, आप किसी संख्या के गुणनखंड करते हो तो खुद को छोड़ के जो बाकी गुणनखंड है उनका जोड़ उसके बराबर होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए बात करें अपन 5 की, तो 5 में 1 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, और इसका जोड़ 5 तो नहीं है। अपन 6 क्या करते हैं, मान लीजिए तो 6 के 1 का भाग जाता है, 2 का, 3 का और 6 का। अब आप देखिए कि भाई 6 के जो गुणनखंड है वो 1 2 3 और 6 है। इस 6 को छोड़ दीजिए, बाकी जो गुणनखंड है यदि इनका जोड़ 6 होता है, इसका मतलब है 6 एक परफेक्ट नंबर है। मतलब किसी संख्या के अपन गुणनखंड करते हैं तो उसमें उस संख्या को छोड़ दीजिए, जो बाकी गुणनखंड है उनका जोड़ यदि इस संख्या के बराबर है तो वो अपने आप में क्या है, परफेक्ट नंबर है। देखिए आप ऐसा ही 12 है, 12 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। क्या 12 परफेक्ट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ 12 है क्या? नहीं है, तो इनका जोड़ तो 12 से ज़्यादा है। यही मान लीजिए अपन बात करें 24 की, तो 24 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। देखिए 12 8 20, ये है क्या परफेक्ट नंबर? क्या 12 8 6 4 3 2 का जोड़ ये है क्या? नहीं है, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। मान लीजिए 28 की बात करें अपन लोग, 28 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, उसके बाद 14 का और 28 का। क्या 28 परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल है। कैसे? इनका जोड़ क्या हो रहा है देखो आप, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 कितना हो रहा है? 28। देखो आप, तो परफेक्ट नंबर कौन से हैं? जैसे परफेक्ट नंबर 6 परफेक्ट है, 28 परफेक्ट है, 496 भी एक परफेक्ट नंबर है, इस तरह परफेक्ट नंबर है। अभी तक टोटल 27 परफेक्ट नंबर जान चुके हैं। अभी तक जो टोटल परफेक्ट नंबर है वो कितने हैं? 27। सत्ताईस परफेक्ट नंबर की जानकारी मिली है।
तो इस तरह, तो 6 एक परफेक्ट संख्या है, 28 एक परफेक्ट संख्या है, 496 परफेक्ट संख्या है। तो ये होते हैं परफेक्ट नंबर जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अब अपन जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अपन लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 75 और 97 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो अपन ने जो सीखा था वो तो सीखा अपन ने 1 2 3 4 5 इनका योग। अपन से 75 से 97, पर अपन ये जानते हैं कि ये जो संख्याएं हैं वो बराबर गैप पर है 97, और अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये संख्याएं हैं कितनी, क्योंकि 1 से 97 तो होती है 97, हमने 75 से लिया है, मतलब अपने 74 तो नहीं लिया। तो 97 में से आप 74 माइनस करोगे तो इनकी संख्या आ जाएगी कि संख्याएं है कितनी। तो 7 में से 4 गई 3, और 9 में से 7 गई 2, है नहीं है। तो 23 संख्या है। अब ये 23 संख्या है, इनका योग चाहिए अपन को। तो देखो जब संख्याएं बराबर अंतराल पे हो तो अपन औसत बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। तो यहाँ प्रथम तो है 75, अंतिम है 97 बाई 2, ये तो आया औसत। और इसको अपन 23 से इंटू करेंगे तो ये आएगा इनका योग। इससे अपन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 7 और 5 12, 10 और 7 17 बट्टे 2 इंटू 23। अपन इसे काटेंगे तो 2 से 8 दूनी 16, 1 6 12, और 23 को अपन 6 से इंटू करते हैं तो 23 इंटू 6 138 13, 23 को 8 से करेंगे तो 23 8 184, 184 और 13 कितने हो गए 197, तो 1978। तो कहीं भी अपन को प्राकृत संख्याओं का योग याद करना है तो आप पहले औसत निकालिए और राशियों की संख्या से गुणा कीजिए ताकि आप योग याद कर सकें। फिर देखिए 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग बताओ जो 3 के पहाड़े में आती है। अब देखो 100 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, क्या 101 में 3 का भाग जाता है? नहीं, 1 1 2 रहें। तो पहली संख्या है 102, उसके बाद है 105, क्योंकि 3 का नियम होता है बच्चों कि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखा 2 और 1 3, 5 1 6, और उसके बाद तो क्या होगा 3 3 का गैप होगा, चलती रहेगी संख्या। और 200 के पहले, क्योंकि 200 में भाग जाता नहीं है और 201 में भाग जाता है, देखो आप, तो इसमें 3 कम कर दो 198। तो पहले तो अपन ने ये पता किया कि 100 और 200 के बीच में कौन कौन सी संख्या है जो 3 के पहाड़े में आती है, ये पता किया अपन ने। तो पहली संख्या तो है 102 जो 100 से बड़ी है, और अंतिम है 198 जो 200 से छोटी है। अब हमें ये तो संख्या मिली है जो 3 की गुणज है। अब हमें चाहिए कि भाई इन सब का योग क्या है। तो ये है तो बराबर अंतराल पे, क्योंकि 3 के पहाड़े में है, और जब बराबर अंतराल पे है तो अपन को मान लीजिए औसत निकालना है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 कर देंगे, और कितनी राशि हैं उसका भाग दे देंगे। तो देखिए 102 प्लस 198 बट्टे 2, ये तो आ गया औसत। और ये संख्याएं कितनी है ये पता करना अपन को। तो अपने पास 2 तरीके हैं बच्चों, कौन कौन से? एक तो अपन यूँ देख लें कि 100 के अंदर 3 का भाग दें तो 33 बार जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 तक 3 के पहाड़े में 33 संख्या आती है, और 200 में भाग दें तो 66 बार पूरा जा रहा है। तो 200 के पहले 66 संख्या आ रही है, हमें चाहिए 100 के तो आगे और 200 के पहले। इसका मतलब है इनमें से अपन
इसको माइनस कर दें तो ये वो संख्याएं हैं जो 3 के पहाड़े में आती है, 100 से बड़ी है और 200 से छोटी है। तो कितनी संख्या हो गई? 33। एक तो अपन इस तरह ज्ञात कर सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी कि कितनी संख्या है। सेकंड, अपन ऐसे ज्ञात नहीं करना चाहिए। मान लीजिए तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि भाई पहली संख्या 102 है, लास्ट 198 है, तो अंतिम में से प्रथम घटा दो आप, और कितने का अंतर है? 3 का, तो 3 का भाग दो और 1 प्लस कर दो वापस। 1 प्लस क्यों कर रहे हैं? इसमें 102 को अपन हटा रहे हैं, जबकि 102 को तो काउंट करना अपन को, इसलिए। तो 198 में से 102 घटाएंगे तो ये आएगा 96/3 और प्लस 1। अब देखो 3 का भाग दोगे 32, 32 से 1 33। इसका मतलब है 33 संख्या ऐसी है जो 3 के पहाड़े में आती है और 100 से बड़ी है और 200 से छोटी है। अब देखिए बच्चों, अब हमें योग चाहिए, तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 198 और 102, ये हो गया 300, और 300 में 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 150 बार। तो ये हो गया 150 इंटू 33। अब देखो जीरो तो आएगा ही, 15 तिया 45 का 5 और 15 तिया 45 और 4 49, तो 4950। इस तरह अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मतलब है पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 2 अंक शुरू कहाँ से होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, उसके बाद है 11 और अप टू 99, इनका जोड़ पूछा है। अच्छा, अपन औसत निकाल सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये तो हो गया औसत। और ये संख्याएं कितनी है? तो 99 तक कुल है पर 9 नहीं है, तो 99 में से क्या करोगे? 9 कम कर दोगे, तो कितनी संख्या हो गई? 90 संख्या हो गई। अच्छा, 9 कौन सी? 1 से लेके 9 तक, 10 से तो काउंट करना है, तो 9 तक नहीं है अपन को, तो ये 90 संख्या हो गई, तो ये 90 आ जाएगा। अब 99 और 10, ये तो हो गया 109, और 2 का भाग देंगे 90 में, तो ये हो गया 45। अब 45 को अपन 9 से इंटू करते हैं, तो 45 का 10 गुना होता है 450। एक बार कम कर दो तो 405 का 5 आ जाएगा, हाँ से 40, ये जीरो यहाँ आ जाएगा बच्चों। 45 को 1 से करोगे तो 45 और 4 जोड़ोगे तो 49, तो कितना हुआ? 4905। तो 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो अपन इस तरह आराम से कर सकते हैं। ये जो दिखाया मैंने, ये एवरेज है, ये औसत है, और ये राशियों की संख्या है कि भाई कितनी राशियां हैं। इस तरह फिर देखिए 400 और 800 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाजित होती है। देखो 4, 5 और 6 मतलब तीनों से भाग देना चाहिए। तो पहले तो देखो कि 4, 5 और 6 इन तीनों का भाग सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जाता है। अब सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो वो एक तरह से हो गया लेसेप है, एलसीएम। तो आप कहते हो कि सर 4, 5 और 6 का एलसीएम देख लो बंधु, तो 4, 5 और 6 का एलसीएम, तो 5 तो अभाज्य संख्या है और 4 और 6 का भाग जाता है 12 में, तो ये सबसे छोटी संख्या क्या गई? 60। एलसीएम जानते हो बच्चों ने ना, तो ये 4, 5 और 6 का एलसीएम, जैसे मान लीजिए 2 का भाग जा रहा है इसमें और इसमें। अब ये तीनों संख्याएं आपस में कोई संबंध नहीं है, तो 2 पंजे 10, 10 तिया 30, ये हो गया, तो 30 × 2 60। तो 60 सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। अब हमें ये पता करना है
कि 400 से तो बड़ी और 800 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 के पहाड़े में आती हैं। तो एक तो अपन 60 का पहाड़ा मतलब 6 का पहाड़ा लिख के महसूस कर सकते हैं। एक अपन यूँ देखें कि भाई 400 में 60 का भाग दें तो 6 संख्या, इसका मतलब है 400 के पहले तो है 6 संख्या, और 800 में भाग दें मान लीजिए 60 का तो 13 6 78, 13 संख्या। तो 800 के पहले तो है 13 संख्या और उनमें से 6 संख्या है 400 के पहले, तो हमें 400 के आगे चाहिए और 800 के पहले चाहिए। तो आप 13 में से 6 घटा दीजिए, तो 13 में से 6 घटाओगे तो कितना आया 7। तो 7 संख्या ऐसी है जो 400 के आगे है और 800 के पहले है और किससे 60 से भाज्य है। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे अपन 60 का पहाड़ा लिखें, 60 के 60, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 7 चंग 42, 8 चंग 48, 9 चंग 54, फिर 60, फिर 66, फिर 72, फिर 780, उसके बाद 840। हमें चाहिए 400 के आगे और 800 के पहले, तो ये संख्या मान्य नहीं है, और 400 के पहले ये सारी मान्य नहीं है। अब आप संख्या काउंट करो कि कितनी संख्या है जो 60 से भाज्य है। तो ये हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 संख्याएं 60 से भाज्य है। इसका मतलब हुआ कि इन 7 संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है और 6 का भाग जा रहा है। तो आपने यही पूछा है कि ऐसी संख्याएं जो 4 5 और 6 तीनों से भाज्य हो। कर सकते हैं बच्चों। तो अपन इसको इस तरह करेंगे। इसके बाद देखिए 50 से कम 3 के सभी गुणक का योग क्या है। अब 50 से कम देखो 3 के गुणक क्या होंगे, 3 6 9 12 और लास्ट क्या होगा 48, क्योंकि 50 से कम 16 तिया 48 है नहीं है। हम लोगों को इन सब का योग पूछा है। क्या पूछा अपन को, इन सब का योग पूछा है। तो है तो अंतराल बराबर ही, तो पहले तो निकालो औसत। कैसे औसत होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। अब देखो ये संख्याएं कितनी हैं, ये संख्याएं 16 है, 16 तिया 48, तो ये संख्या छोड़ी नहीं ना, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, 16 तिया 48। अब देखो 48 से 3 होते हैं 51 बट्टे 2 इंटू 16, 2 का भाग दोगे 8 बार और 8 को 51 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 408, 8 कम 8 8 पंजे 40। तो 50 से कम 3 के सभी गुणक है उनका जोड़ क्या होगा 408। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, 3 और 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। अपन को योग ज्ञात नहीं करना है, कितनी संख्या है ये ज्ञात करना अपन को। तो बच्चों देखो 3 के पहले तो कोई संख्या है ही नहीं, यह है 3 के पहले तो कोई संख्या है ही नहीं। केवल क्या करोगे आप लोग, तीन के पहले कोई है नहीं तो 200 में आप 7 का भाग दे लो, 200 में 7 का भाग दे लो। 7 दूनी 14, 6 बज गए, 7 8 56। तो 28 संख्या ऐसी है जो 200 के पहले है और 7 से भाज्य है। अब कोई पूछे कौन कौन सी, तो आप कहोगे सर 7 14 21 ये चलती रहेगी, और लास्ट में कौन सी होगी 14 7 98, 8 8 16 196, ये 200 पहले है। ये संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है और टोटल की जो संख्या है वो है 28। कर सकते हो बच्चों।
7 नंबर है 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग किससे भाज्य होगा। देखो अपन आज सीखा था कि 1 से लेके अपन को n तक का जोड़ चाहिए, तो ये जोड़ इस तरह होता है n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। तो 1 से 60 तक की बात करें अपन लोग तो 1 2 3 अप टू 60 आ जाएगा, और इनका जोड़ आएगा 60 इंटू 61/2 और 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 30 इंटू 61। अब कोई पूछे अपन को कि ये संख्या किससे भाज्य है, तो देखो क्या 13 का भाग जा रहा है क्या इन दोनों में से किसी में भी नहीं जा रहा है, 59 का नहीं जा रहा है, 60 का नहीं जा रहा है, क्योंकि आप 60 नीचे लिखोगे ना तो 30 इंटू 61/60 होगा, और ये 2 बार कट जाएगा। अब 2 का भाग तो नहीं जा रहा ना, तो ये 60 से भाज्य नहीं है। किसका जाएगा 61 का, क्योंकि यहाँ पर 61 है तो 61 का भाग दोगे ना तो 30 बार जाएगा, तो ये संख्या 61 से भाज्य है। फिर देखिए बच्चों 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी। अब 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं 100 से, तो 99 तक तो डबल अंक है, उसके बाद 3 अंक शुरू होते हैं 100 से, और कहाँ तक चलते हैं 999 तक। अपन मान लीजिए 6 का भाग यहाँ देते हैं, एक बार 6 का भाग यहाँ देते हैं, 6 का भाग दिया 6 कम 6 6 36। इसका मतलब यह बच्चों कि 6 के पहाड़े की संख्याएं 16 संख्या ऐसी है जो 3 अंकों से पहले आ जाती है, और यहाँ भाग दे मान लीजिए तो 1 6 और 6 166 संख्या, 3 अंकों तक 166 संख्या है। अब 166 में से ये 16 अपन घटा दें तो ये जो बीच में 6 के पहाड़े में आते ना वो संख्या आ जाएगी। 166 में तो ये 16 संख्या काउंट हो चुकी है, तो हमें चाहिए 3 अंकों में, तो 3 अंक यहाँ पर नहीं है, 3 अंक यहाँ पर नहीं है, 3 अंक यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो 166 में से आप 16 कम कर दीजिए तो कितना आएगा 150। तो 150 संख्या ऐसी है जो 3 अंकों में है और 6 से भाज्य है। आप वो सर 999 से ये घटा लें, पर ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि हमेशा सही हो, कई बार सत्य भी होगा कई बार नहीं भी होगा। इसलिए आपको इस तरह करना है कि भाई 2 अंकों में कुल 16 संख्या है और 3 अंकों तक कुल 166 है, और 3 अंकों तक की कुल संख्याओं में से 2 अंकों तक की घटा देंगे तो केवल 3 अंकों वाली बचेगी। तो अपन इसको इस तरह बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। और देखो बच्चों 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब आपको पहले तो अभाज्य ध्यान होना चाहिए, तो 80 और 90 में कौन कौन सी है 83 और 87। 87 नहीं बच्चों, ये 3 से भाज्य हैं, 83 और 89 ये 2 संख्याएं हैं। अब इनका गुणा चाहिए अपन को, तो देखो इकाई तो आएगी 9 3 27 का 7 है, और 2 अंक यहाँ पर है 2 अंक यहाँ पर है, तो 4 अंक आ सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो ये तो संभव है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है ये वाला। 2 ऑप्शन हो तो आप 83 को 89 से गुणा कर लो इस तरह। तो अपन को मालूम होगा कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो ही अपन गुणा कर पाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बच्चों कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। यदि 5 लगातार पूर्णांकों का योग s है तो s के रूप में उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखो 5 लगातार पूर्णांक है, 1 2 3 4 और 5, और इन पांचों का जोड़ s है। अब आप s में 5 का भाग दोगे तो ये संख्या बीच वाली आएगी आपकी, देखो औसत तो है, लगातार संख्या है, तो लगातार में भाग दोगे तो बीच की संख्या आएगी। तो अपन को ये पूछता ना कि बीच की संख्या क्या है, तो हमारा आंसर ये होता। ये पूछता छोटी कौन सी है, तो हम ये 1 और ये 2 माइनस कर देते, तो सबसे जो छोटी है वो होगी s/5 - 2। इसने पूछा है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बड़े में अपन क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, तो ये वाला पूछा हमें, तो s/5 प्लस का 2। आप सिंपलीफाई करो तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा s + 10। ये सबसे बड़ी संख्या है जो
5 लगातार पूर्णांक है जिनका योग s है। तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों? डी। कर सकते हो आराम से। तो औसत का यूज किया अपने यहाँ पर। फिर देखिए 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर का जोड़ दिया हुआ है, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पूछा है। अपन सिंपल देखें तो ये 4 है, ये 1 है, तो इसका चौथा ही है बच्चों। यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ 4 का स्क्वायर क्या है? 16 है, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 है। फिर देखिए आप, यहाँ 6 का स्क्वायर 36 है, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 है। अपन ये देखते हैं, मान लो तो यहाँ 40 का स्क्वायर 1600 है, और यहाँ 20 का स्क्वायर 400 है। इसका मतलब है कि ये हर संख्या चौगुणी है। जब चौगुणी है तो ये जो जोड़ है ये भी चौगुना है। हमें इनका जोड़ चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग देंगे तो चौथा ही आ जाएगा। क्योंकि आप हर संख्या को चौथा ही कर रहे हो तो जोड़ भी क्या होगा? चौथा ही तो होगा। तो 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8, बच गए 3, 8 चौक 32, बच गए 2, 7 चौक 28, कितना है बच्चों? 2870। तो इन क्वेश्चन, इसके बाद बच्चों 13 क्वेश्चन अपन को ये दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर का फॉर्मेट है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6, और हमें पूछा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। मतलब विषम संख्याओं का जो स्क्वायर है ना, उनका योग अपन से पूछा है। मतलब लगातार संख्याओं का हो तो अपन इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये केवल विषम संख्या है। विषम संख्याओं का सीधा योग का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। यदि अपन को विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो पहले आप टोटल का योग ज्ञात करोगे, और टोटल योग में से केवल सम संख्याओं के वर्ग स्क्वायर का योग हटाओगे तो विषम संख्याओं का आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन को 19 तक चाहिए तो n का मान आप 20 रख सकते हो, 20 रख सकते हो। तो 20 रखोगे मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन हो गया 1 से लेके 20 तक का। तो ये इस तरह हो गया आपका फॉर्मेट कि भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ये तो पूरा हो गया। अब हमें इसमें से क्या क्या नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए 2, 4, 6, मतलब जो सम संख्या है वो अपन को नहीं चाहिए। तो इसमें से अपन माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह 20 का स्क्वायर, ये अपन करेंगे माइनस। अब जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। तो अपन ने क्या लिया? पहले 1 से 20 तक सारी संख्या ली, उसमें से सम संख्या के जो वर्ग है उनका योग घटाया, तो जो संख्या बची है वो विषम है। अब देखो ये लगातार संख्या है तो इसका अपन फॉर्मेट यहाँ से जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो ये 20 है तो आपको सर 20 इंटू 21, दोनों का योग 41/6। तो ये तो 1 से 20 तक सभी वर्ग संख्याओं का योग है। हमें चाहिए विषम संख्याओं का, तो इसमें से आप सम संख्या हटा दो, और ये सम संख्याएं हैं 2, 4, 6। अब आप देखिए जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, मान लो ये निकालना अपन को ये वाला, तो आप इसमें 2 का स्क्वायर सब में से कॉमन ले सकते हो। क्योंकि देखो सभी में 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 सब के अंदर है, तो आप 4 कॉमन लोगे वहाँ से। तो देखो यहाँ तो बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, और लास्ट में बचेगा 10 का स्क्वायर। वापस देख लीजिए एक बार, क्योंकि हमने ये है क्या? ये है 4, ये है 4 चौक 16, ये है 36, और लास्ट में है 400। और हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 9, इस तरह, और यहाँ 100 है ये हमारे। और ये क्या है? 1 का स्क्वायर तो है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो हमें ये चीज़ माइनस करनी है कुल मिला के। अब इसमें क्या है? 4 तो बाहर है ही,
इंटू 1 से 10 तक सभी वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो वापस वही फॉर्मेट हो गया, यहाँ 20 तक ज्ञात किया अपन ने, यहाँ 10 तक है, तो 10 तक का फॉर्मेट कैसे होगा, 10 इंटू 11 दोनों का जोड़ 21/6 ये हो गया। अब देखिए 3 से काटते हैं तो 2 बार, 3 से 7 बार और 2 से 10 बार। अब 7 को 41 इंटू करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 0 आ जाएगा। तो ये तो आ गया 1 से 20 तक का। अब यहाँ अपन करते हैं मान लीजिए तो 3 से 2 बार और 3 से ये बच्चों 7 बार और ये 2 से ये 2 बार। तो अपने पास हो गया 11 इंटू 7 77 और 77 का डबल 154 और 10 इंटू करोगे तो 1540। अब आप घटाते हो 70 में से 40 गए तो ये आ गए 30 और 28 में से 15 गए तो ये आ गए 13। तो अपना आंसर क्या आ गया 1330। तो कभी भी आपको विषम संख्याओं के वर्गों का योग याद करना है तो आप कुल में से सम संख्याओं के वर्गों का योग घटाओगे तो ही आपको इसका उत्तर प्राप्त होगा। बच्चों इस नंबर सिस्टम में अपन ने जो संख्याएं पढ़ी थी, अभाज्य के बारे में आप जान चुके हो, भाज्य के बारे में जान चुके हो। एक होती है सह अभाज्य, कौन सी, को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होती है देखो आप, को प्राइम सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं वो होती है जब दोनों के अपन गुणनखंड करते हैं तो उसमें एक के सिवाय और कोई कॉमन नहीं होता है। या अपन यूं कह सकते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वो आपस में क्या होगी, सह अभाज्य। दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो तो वो सह अभाज्य। इसमें अभाज्य नाम जरूर है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभाज्य है। जैसे मान लीजिए 4 और 9 है, ये दोनों आपस में क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि 4 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 इंटू 2, 9 के होते हैं 3 इंटू 3, इस तरह। तो इनमें कोई कॉमन है क्या, नहीं है। जब कॉमन गुणनखंड नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं आपस में सहभाज्य, क्योंकि इनमें इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है, एक है। एचसीएफ क्या है इनका, एक है। इस तरह तो आपको ये सह अभाज्य के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन चलते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य गुणनखंड संख्या, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 25 की पावर 12, 10 की पावर 7, 14 की पावर 7। हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंड। देखो नाम से क्लियर है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो आप पहले तो 25, 10 और 14 है, यदि ये अभाज्य संख्याओं में टूटते हैं तो इनको ब्रेक कीजिए। कैसे, जैसे 25 है, 25 होता है 5 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 10 क्या होता है 2 इंटू 5 की पावर 7 और 14 क्या है 2 इंटू 7 की पावर 7। 14 को अब देखिए ये 2 7 अभाज्य है, ये 2 अभाज्य, 5 अभाज्य, यहाँ 5 अभाज्य। आपने मुझे पूछा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपने ये नहीं कहा है कि इसका गुणनफल कितना होगा, आपने कहा ये जो फैक्टर है इनकी गिनती करें तो ये कितने होंगे। तो आप खुद समझते हो ये 5 कितनी बार है, 12 बार है, ये 5 ये भी 12 बार है, तो 24 तो टुकड़े ही हो गए। ये 2 कितनी बार है, ये 7 बार है, और ये 5 ये 7 बार है, और ये वाला 2 ये भी 7 बार है, और ये 7 ये 7। इनको बोलते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब आप एग्जाम में डायरेक्ट काउंट करते हो कि भाई 12 और 12 24 तो ये हो गए, ये वाले 12 और 12 24 तो ये हो गए, और 14 ये हो गए, 14 ये हो गए, तो 14 और 14 28, 28 और 12 40, कितने आएंगे 40। तो आप पूछा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 40। बच्चों पर क्वेश्चन देख रहे हैं, मान लो यहाँ कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब एक ऑप्शन मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर लीजिए। ये टोटल जो ऑप्शन है, टोटल जो फैक्टर है वो कितने होंगे 40। तो अपन को प्राइम में तोड़ना है और प्राइम अभाज्य संख्या में तोड़ के उनकी संख्या काउंट करनी है कि कुल संख्या कितनी है।
तो कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आए, मान लो अभाज्य गुणनखंड संख्याओं में बताइए, तो आप इस तरह करेंगे। फिर देखिए बच्चों, 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर्स चाहिए। बच्चों टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं अपन पहले ये समझते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। देखिए, एक होते हैं टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब कैसे होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए अपने पास है 24, तो 24 में किसका भाग जा रहा है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। तो जो 24 है इसके जो फैक्टर्स है वो सारे फैक्टर है, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये कुल फैक्टर्स कितने हो गए, कुल हो गए देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कुल फैक्टर्स कितने हो गए, 8। अब एक तो अपन ने इसके गुणनखंड कर दिए, अपने सोच लिया मन में कि 24 में किस किस का भाग जाता है, लेकिन मान लीजिए संख्या बड़ी हो तो इस तरह सोचना भारी पड़ जाएगा। तो अपन को करना कैसे है, अपन को मान लीजिए 24 के फैक्टर्स चाहिए है, तो 8 ही बात तो सच है। अब 8 में भी देखो कुछ तो है विषम फैक्टर्स और कुछ है सम। विषम कौन कौन से, 1 3, तो 2 तो है विषम, बाकी जो 6 हैं वो क्या है, सम फैक्टर्स है, सम संख्या है जिसका भाग जाता है। तो हमें टोटल फैक्टर्स में ये सारी बातें याद करनी है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, जो कुल गुणनखंड है उनमें सम संख्या वाले गुणनखंड कितने हैं और विषम संख्या वाले गुणनखंड कितने हैं, इस बात का पता करना पहले। तो देखिए ध्यान से, अपन ने 24 के जो गुणनखंड किए हैं वो 8 कुल हैं, 8 में 2 तो विषम है और 6 सम है, ये अपन ने देख लिया। अब मान लीजिए अपन को एग्जाम में करना है, तो एक तो ये तरीका है कि छोटी संख्या आ जाए तो, पर संख्या मान लो बड़ी हो तो आप क्या करोगे, पहले गुणनखंड करोगे इसको 24 के। तो 24 के क्या होते हैं, 24 के होते हैं 8 या 24, 8 इंटू 3, और 8 क्या होता है, 8 होता है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, इस तरह। तो इस तरह आप गुणनखंड करेंगे कि 24 क्या है, ये 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। अब आप क्या करेंगे, जो इसकी पावर है, जो पावर है उसमें 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, 3 + 1 ये 4, और ये यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 ये 2, तो ये तो हो गया 4 इंटू 2, कितने आ गए, 8। ये कुल गुणनखंड आ गए, कितने आ गए, 8। तो अपन एग्जाम में बड़ी संख्या हो तो इस तरह कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर 1 क्यों बढ़ा दिया, 1 इसलिए बढ़ा दिया अपन ने कि 2 की पावर 3 है, तो उसमें पहला गुणनखंड है 2 की पावर 0, फिर दूसरा है 2 की पावर 1, तीसरा है 2 की पावर 2, चौथा है 2 की पावर 3। तो पावर तो 3 है पर गुणनखंड कितने हैं, 4 है, क्योंकि उसमें 1 भी तो काउंट है और वो पावर 0 से है, इसलिए अपन ने ये 1 जोड़ दिया, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये 4 गुणनखंड है, पावर 3 है। ऐसे 3 की पावर 1 है, तो पहला गुणनखंड 3 की पावर 0 है और दूसरा क्या है, 3 की पावर 1 है। तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल टुकड़े करेंगे और जो पावर है उसमें 1 प्लस करेंगे और फिर गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 3 है तो 3 × 1 4, 1 × 1 2, तो 4 दूनी 8, ये गुणनखंड आ गए डायरेक्टली। अब मान लीजिए आपसे इसी में पूछ लें कि भाई इस 24 के विषम गुणनखंड कितने हैं या सम कितने हैं मान लो, तो विषम पूछे तो आप जैसे 24 के कर रहा हूँ नियम, वैसा ही इसी संख्या को देखो, और उसमें देखो विषम संख्या कौन सी है, 3 है, और 3 में ये नियम लगा दो कि भाई 24 जो है, 24 के गुणनखंड है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये गुणनखंड है। हमें चाहिए विषम गुणनखंडों की संख्या, जो ओड फैक्टर्स है उनकी संख्या, कौन से ओड फैक्टर्स जो है उनकी संख्या चाहिए। तो आप ओड वाले को, तो ओड वाले में पावर 1 है तो पावर 1 में आप 1 जोड़ोगे, कितना हो गया, 2, तो ये आ गए विषम गुणनखंड 2। अब मान लीजिए अपन से पूछे कि सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स, इवन होते हैं सम, ये तो है विषम बच्चों, ये है सम। तो इवन फैक्टर्स पूछे मान लीजिए अपन को, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से जो विषम गुणनखंड है उनको हटाएंगे,
टोटल में से विषम गुणनखंड है उनकी संख्या को हटाएंगे, तब आपका से क्या आएगा, इवन फैक्टर्स। तो यहाँ टोटल अपन देखा 8 है और विषम कितने हैं, 2 है, तो 8 - 2 कितना आ गए, 6। तो आप इस तरह इसको करेंगे। इसमें एक बात और पूछते हैं अपन से कि जो ये गुणनखंड है इनका योग क्या है। जैसे मान लीजिए अपन ने अभी किया था 24 का देखा अपन ने, तो ये है। अब अपन चाहते हैं कि भाई इनका योग क्या है, इस टाइप में योग। तो अपन सिंपल प्लस करते हैं। मान लीजिए कि भाई 1 का भाग जा रहा है, 2 का, 3 का, तो अपन प्लस करते हैं। तो 24 और 12 36, 36 और 8 44, 44 और 6 50, 50 4 54, 54 और 6 60। तो हमारे पास योग कितना आ रहा है, सभी का 60 आ रहा है। किनका, इन सभी को अपन जोड़ लिया, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 को, ये है। तो एक तो ये संभव तरीका है कि आप सभी गुणनखंड करके उनको प्लस कर लो जिस तरह आप करते हो। सेकंड, मान लो संख्या बड़ी हो तो उसके गुणनखंड भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसको प्लस करना भी काम बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम कैसे करें वो बन सीखते हैं। तो मान लीजिए पहला केस तो ये वाला है कि भाई 60 कर लो, और इसमें मान लीजिए अपन से पूछे कि विषम गुणनखंडों का योग क्या है। तो विषम आपको सर 1 और 3, 1 + 3 कितना है, 4। अब पूछे सम का, तो सम क्या करोगे, कुल में से विषम का योग हटाओगे। तो कुल तो 60 है, 60 में से 4 हटाओगे तो कितना आएगा, 56। ये तीनों ही क्वेश्चन हो गए, सबका जोड़, विषम गुणनखंडों का जोड़ और सम फैक्टर्स है उनका जोड़, तीनों का। अब क्वेश्चन मान लो थोड़ा बड़ा आ जाए मान लो, और उसके फैक्टर करना संभव नहीं है, तो अपन कैसे करेंगे। तो सुनिए, पहले 24 से करते हैं अपन लोग, उसके बाद अलग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 24 के अपन ने टुकड़े किए थे, 24 के जो गुणनखंड थे वो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये थे मान लो। तो अपन ने यहाँ पर तो सीखा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 8। अब हम सीख रहे हैं जो फैक्टर्स हैं उनका योग कितना है। तो सुनिए, आप इस तरह 2 की पावर 3 है ना, तो आप इससे जोड़ेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्योंकि 4 गुणनखंड है, पावर 3 है, तो 4 फैक्टर्स हैं। अब ये अपन जानते हैं, ये तो हो गया 8, ये 4, 8 4 12, 8 4, ये 2 और ये 1, उनका जोड़ हो गया 8 4 12, 2 14, 1 15। और इधर अपन देखिए, मान लीजिए तो ये तो है 3 और ये है 1, 3 1 4, तो कुल कितने हो गए, 60। तो अपन इस तरह किसी भी संख्या के गुणनखंड करके उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए अपन को विषम गुणनखंडों का योग चाहिए, विषम का। तो विषम का सेम तरीका है, क्योंकि ये तो सम है और ये विषम है, तो आप विषम कर लो कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 कितना हो गया, 4, कितना 4। तो विषम का 4 है और कुल 60 है, तो 60 में से 4 घटाओगे तो ये जो 56 है, ये सम गुणनखंडों का योग है। इस तरह। तो ये एक पार्ट इसका और है कि जो नंबर्स है उनके कितने फैक्टर होंगे, और जो फैक्टर होंगे उनका योग कैसे निकालेंगे, उसमें भी सम फैक्टर का योग कैसे होगा और विषम फैक्टर का योग कैसे होगा। कई बार एसएससी में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेलवे में तो सिंपल आते हैं, 24 तक है, 30 तक है, पर एसएससी में बड़ी संख्या आ सकती है। अब देखिए बच्चों,
स्वयं और एक को छोड़कर 10,500 के कुल गुण संख्या क्या होगी? 10,500 एक बड़ी संख्या है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब 540 है, बड़ी संख्या है। पहले जो अपन ने एग्जाम्पल में ली वो अपन ने 24 लिया, और 24 के अपन गुणनखंड आराम से जानते थे सभी लोग। अब देखिए इसको करना, मान लीजिए तो कुल संख्या चाहिए, तो आप क्या करोगे? 500 जैसे 40 है मान लो, पहले इसके गुणनखंड करोगे। अब गुणनखंड कैसे करोगे? इसको आप कहते हो 54 गुणा 10, 54 इंटू 10, और जो 54 है वो है 27 इंटू 2 इंटू 10। अब आप आराम से देख सकते हो कि 1 2 तो यहाँ पर है, 1 2 इसके अंदर है, 1 2 इसके अंदर है, तो ये 2 की पावर तो हो गई आपकी 2। सेकंड 27 होता है 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये अपन ने इसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया 540 को। अब हमें संख्या चाहिए कि कुल संख्या कितनी है, तो अपन कहा था जो पावर है उसमें एक एक जोड़ के गुणा कर लीजिए, ये तो कहा अपन है। तो देखिए 2 और 1 3 इंटू 3 और 1 4 इंटू 1 प्लस 1 2। तो देखो 3 इंटू 4, 4 तिया 12, 12 इंटू 2, 12 दूनी 24। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 24। तो कितना आसान हो गया। तो अपन को पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे अपन बिल्कुल आराम से और कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वयं तथा एक को छोड़कर 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया बच्चों, काम आपको वही करना है कि पहले 10,500 के कुल गुणनखंड निकालने हैं। जब पूरे गुणनखंड आ जाए मान लो, तो उसमें एक तो स्वयं को घटा दो और एक को, मतलब कुल मिला के 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक खुद को घटा दो बस। तो काम वही का वही है, बस 10,500 है, आप इसके टुकड़े करोगे, गुणनखंड करोगे। तो देखो 105 क्या होता है? 105 होता है 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 105, या 3 इंटू 5 गुणा 7, ये कह सकते हो आप लोग। और 100 को आप कह सकते हो 4 इंटू 25, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 25। अब देखो आप ध्यान से, 2 की पावर तो है 2, 3 की पावर है 1, 5 की पावर है 3 और 7 की पावर है 1। ये हमने इसके गुणनखंड फैक्टर किए हैं। अब हमें टोटल चाहिए, तो टोटल आप पावर में 1 जोड़ के गुणा करोगे, तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो आप लोग कि भाई 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3 और 1 4 और 2, और ये गुणनफल कितना हुआ देखो आप, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 इंटू 2 48, तो कुल है 48। तो यदि क्वेश्चन होता कि कुल गुणनखंड संख्या ज्ञात कीजिए, तब तो आता 48, लेकिन आपने एक लाइन जोड़ दी इसके अंदर कि स्वयं और एक को छोड़कर, स्वयं को और एक को छोड़ के, तो हम 2 गुणनखंड इसमें से कम कर देंगे। तो बताओ कितना? 46। तो अपना आंसर क्या आएगा? 46। तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल इस तरह कर सकते हो। फिर देखिए बच्चों, 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? क्या करोगे अब? 36 को आप जानते हो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये होता है 36, 9 चौक 36। अब हमें क्या करना है? पावर में एक एक जोड़ के गुणा करना है। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, यहाँ 3 2 में जोड़ोगे तो 3 और 3 और 3 9, 3 तिया 9। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 36 इज 9। आप वैसे प्रूव भी कर सकते हो कि भाई 36 में किस किस का भाग जाता है। 36 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 36 के विषम चाहिए मान लीजिए, तो क्या करेंगे अपन लोग? ये तो सम है, ये तो विषम है, इसे देखिए आप कितने होंगे? 3, क्योंकि विषम ये 3 है तो 3 की पावर 2 है, और ये पावर 2 है तो 2 में आप 1 जोड़ोगे तो कितने होंगे? 3। तो ये विषम गुणनखंड हो गए 3।
तो 36 के ये होंगे विषम गुणनखंड। 90 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करोगे, पहले 90 के कुल निकालोगे। नहीं, कुल की जरूरत नहीं अपन को, यदि सम गुणनखंड होते तो कुल की जरूरत होती। पहले 90 के गुणनखंड कर लो आप। 90 क्या होता है, 9 × 10, 9 × 10 ये 90 होता है। ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 की घात 1 है, ये 5 की घात 1 है। हमें चाहिए विषम गुणनखंड, तो केवल विषम संख्या को ले लो आप। ये विषम है, ये विषम है, तो यहाँ 2 है पावर, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पावर 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो देखो आप कितना गुणनफल हुआ, 3 दूनी 6। तो 90 के विषम गुणनखंडों की संख्या 6। तो अपन इस तरह बच्चों बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। 24 के गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो अपन अभी देखा भी था 24 के कि भाई 24 क्या होता है, 24 होता है 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, ये होता है। हमें यहाँ योग चाहिए, संख्या नहीं चाहिए बच्चों, इन सब का योग चाहिए। तो योग में अपन क्या कहते हैं कि पावर 3 है, तो आप इस तरह लोगे 2 की पावर 0 1 2 और 3, ये तो ये तो ऐसे ही 3 में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, इस तरह। तो यहाँ 2 नहीं बच्चों, यहाँ 3 की पावर 1 आएगा, 8 × 24। अब देखिए 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, ये तो आ रहा है 15। यहाँ 3 और 1 4 और 15 × 4 कितना होगा 60। तो सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा 60 होगा बच्चों। 270 के गुणनखंडों का योग कैसे करोगे टुकड़े, 270 27 × 10, 27 × 10। अब 27 क्या होता है 3 की पावर 3, 10 क्या होता है 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। कोशिश करो एक साथ लिखने की, मतलब ऐसा नहीं हो कि अपन 270 करें। कोशिश करो 27 आप जानते हो 3 का क्यूब होता है, 10 आप जानते हो 2 × 5 होता है। अब इनके गुणनखंड होंगे नहीं, अब हमें योग चाहिए, योग चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से देखो आप कि 3 की पावर 0 तो होती है 1, फिर 3, फिर 3 × 9, फिर 27, ये तो इसके हो गए। 2 में पहले 1 फिर 2, 5 में पहले 1 और फिर 5, क्यों 5 की और 0 और 1। अब आप देखो 27 और 9 36, 36 और 4 40, तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 6 ये हो गए। तो 6 × 18, 18 × 4 कितना होता है 72, 720। तो 270 के गुणनखंड ज्ञात करने तो अपन इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो अपन इस तरह कर सकते हैं बच्चों। 7056 के गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। देखो बच्चों अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था 24 का, और 24 के अपन ने किए थे गुणनखंड, उसमें अपन देखा कितने गुणनखंड होंगे, उनका योग क्या होगा। अब है गुणनफल क्या होगा। तो एक बार 24 से फिर देते अपन लोग, जैसे 24 एग्जाम्पल है, 24 के थे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8 और 4 × 6। तो अपन ने क्या देखा कि जो टोटल गुणनखंड है, जो टोटल गुणनखंड है उसके आधे हो रहे हैं। तो हम कहते हैं कि भाई 24 के कितने होंगे, तो 24 के देखो आप, ये 24 24 24 24 और 24 की पावर ये 4 हो रही है। तो क्या हो रही है 24 की पावर 4। इस तरह 7056 है, तो 7056 के करो गुणनखंड आप 7056 के। तो देखिए 56 में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 से भाग देते हैं। तो 8 8 64 बच गए 6, 8 8 64 और 1 8 दूनी 16। अब देखिए 8 2 का भाग देंगे तो 441,
और 441 क्या होता है, 20 इंटू 20 400, 21 इंटू 21 441। तो कुल मिला के ये बन रहा है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अपन इससे कुल गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। कुल गुणनखंड तो कितने होंगे, देखो आप, 4 1 5, 3 और 3, 5 तिया 15, 15 तिया 45 गुणनखंड होंगे, ये होंगे। अब मान लीजिए अपन इसके 45 गुणनखंड है, जब यहाँ 8 गुणनखंड थे तो अपन ने क्या देखा था कि भाई 24 की पावर 8/2 ये देखा था। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे कि 7 8 56 है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो इस तरह होगा कि 7056 की पावर 45/2। अपन जानते हैं 7056 84 का स्क्वायर है, 84 का, तो 84 का ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इंटू 45/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 84 की पावर 45। तो कुल मिला के कंसेप्ट वही है कि कितने गुणनखंड है उसके आधे कर दो। यहाँ 45 था, आधा किया 1/2 गया, पर ये खुद 84 का स्क्वायर है, तो 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरह अपन किसी के भी जो गुणनखंड है उनका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद 2 की पावर 7, 3 की पावर 8, 5 की पावर 6, 7 की पावर 6 में पूर्ण वर्ग गुणनखंड, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पावर 7 है तो आप 7 का आधा करो, क्योंकि पावर वर्ग चाहिए उनको, वर्ग पावर 2 होती है तो 2 का भाग देना अपन लोग, प्लस आप 1 जोड़ोगे। ऐसे ही यहाँ 8 है पावर, 2 का भाग देके 1 प्लस करोगे। यहाँ पावर 6 है, 2 का भाग देके 1 प्लस करोगे। पावर 7 है, 2 का भाग देके 1 प्लस करोगे। अब इन संख्या में जो इंटीजर नंबर है, जो पूर्णांक संख्या है, उनको गुणा करोगे। कैसे हैं, ये 3.5 और 1, ये हो गया 4.5, तो यहाँ से आप लोगे 4, ये 4 और 1 5, तो यहाँ से लोगे आप 5। यहाँ 6 का 3 और 1 4, तो यहाँ से आप लोगे 4, और यहाँ 3.5 और 1 4.5, तो यहाँ लोगे 4। इनका जो गुणनफल है वो आपका पूर्ण वर्ग गुणनखंड संख्या बताएगा। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 5 कितना होगा 320। तो ये इस तरह निकालते हैं अपन लोग पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ये होता है पूर्ण घन, तो अपन 3 का भाग देते, और जो पूर्ण संख्या है उसको लेते। जैसे यहाँ 4.5 है तो 4 को ही लेंगे, यहाँ 4.5 है 4 को लेंगे, ये पूर्ण संख्या है खुद अपने आप में। तो इन पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है, ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड संख्या है। तो इसके अपन टुकड़े करेंगे मान लो, तो जो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ना वो 320 होंगे। अपन वैसे करना चाहें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इस कंसेप्ट से अपन इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं बच्चों। और देखिए यहाँ पूछा है पूर्ण घन, तो पूर्ण घन पूछा है तो 3 का भाग दोगे आप लोग। अब ये 8 की पावर 16 है, तो 8 की पावर 16 है तो पहले 8 को लिखो 2 की पावर 3 इंटू 16, तो 2 की पावर 48, ये 48। अब घन है तो 48 में आप 3 का भाग दोगे और 1 प्लस करोगे। पूर्ण संख्या आती है तो सीधा आंसर है, और अपूर्ण है तो जो पूर्णांक संख्या है वो अपना उत्तर है। तो 48 में 3 का भाग दोगे 16, 16 और 1 17, तो ये पूर्ण घन संख्या इतनी है। तो 8 की पावर 16 में जो पूर्ण क्यूब नंबर है वो कितने हैं 17 हैं। ये क्वेश्चन है 21,600 के उन गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो जो 18 से भाज्य हैं। मतलब ऐसे कितने गुणनखंड है जिनमें 18 का भाग जाता है। तो यहाँ आप 21,600 के पहले तो टुकड़े करोगे, 21,600 आप जानते हो ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, और जो 100 है 2 इंटू 5 10 का स्क्वायर। तो कुल मिला के अपन देखें तो 2 की पावर तो 5 आ रही है, 3 की पावर 3 आ रही है, और 5 की पावर 2 आ रही है।
हमें 18 से भाज्य निकालने, तो वो टुकड़े हटा दो जिसमें 18 भाग जाता है, या अपन यूँ कहो कि 2 की पावर 5 3 का क्यूब इंटू जो 5 का स्क्वायर है, इसमें 18 का भाग दें। 18 क्या होता है बच्चों? 18 होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो इससे जो आएगा वो आएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। और हमें क्या पूछा है? गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो अपन कहेंगे वापस वही कंसेप्ट है कि यहाँ पावर 4 है तो 4 1 5, यहाँ पावर 1 है 1 और 1 2, यहाँ पावर 2 है 2 और 1 3। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घात में 1 जोड़ के गुणा करते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो कुल गुणनखंड कितने होंगे? 30। तो बच्चों ये अपना पार्ट ए पूरा हुआ। अब इसके बाद भाजकता शुरू करेंगे अपन। धन्यवाद बच्चों।